गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जो है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख चुके हैं, केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। अब इसके बाद आता है कि केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस जब हम लोग लिखते हैं इक्वेशंस, तो उसमें हम लोग जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनके बारे में भी उनकी जो भौतिक अवस्था होती है, फिज़िकल जो उनका स्टेट होती है, उसके बारे में भी हमें कई बार इक्वेशंस के अंदर लिखना पड़ता है कि किस प्रकार की उनकी स्टेट है। तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। ये आप लोग पहले भी कई बार अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप्स ऑफ मैटर नॉर्मली होते हैं। और एक इसमें और आता है, वो है एक्वस। एक्वस का मतलब है जलीय, ठोस, तरल, गैस और जलीय। ये अवस्थाएं हैं जो हम लोग मेंशन करते हैं इक्वेशंस जब हम लिखते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है, जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो सॉलिड अवस्था में है या गैस अवस्था में है या तरल अवस्था में है। तो सॉलिड के लिए हम जो है स्मॉल एस ब्रैकेट में करके बनाते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल एल और गैस के लिए जी, एक्वस या जलीय के लिए हम ए क्यू डॉट करके ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। जैसे कि ये जो अगली रिएक्शन आप लोग देखोगे, यहाँ पर आयरन और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रही है और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जो यहाँ पे आयरन है उसको हमने मेंशन किया है कि सॉलिड है। साथ में जो जल है, जो जल के साथ वो अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, वो जी मेंशन करने का मतलब यहाँ पर है कि वो गैशियस फॉर्म में है। गैशियस फॉर्म मतलब गैसीय अवस्था, मतलब कि भाप के रूप में है। तो भाप के रूप में ही जो है आयरन के साथ वो अभिक्रिया करके सॉलिड जो है फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। और साथ में यहाँ पर जो है साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ठीक है। साथ के साथ इन इक्वेशंस में हमें कई बार जो है तापमान, प्रेशर, जो दाब होता है, और कुछ कैटलिस्ट जो है उनको भी मेंशन करना पड़ता है इक्वेशन में। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी जब हम इक्वेशन लिखते हैं उन रिएक्शंस की, तो वो रिएक्शंस जो हैं किसी पर्टिकुलर जो है एक निश्चित तापमान पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे ही वो हो सकती हैं। अगर वो प्रेशर या टेम्परेचर या हम उस प्रकार के कैटलिस्ट को यूज़ नहीं करते हैं तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है। तो कैटलिस्ट, यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट वर्ड या उत्प्रेरक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक वो होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको केमिकल रिएक्शन में हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो उसके रेट जो है वो चेंज हो जाता है, वो जल्दी हो जाती है। ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है वो कैटलिस्ट, लेकिन उत्प्रेरक जो है पार्ट नहीं लेगा, लेकिन जो है रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो उसकी होने का जो समय लगने वाला है उस समय को कम कर देता है, जल्दी कर देता है। ठीक है। तो इसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो ये देखिए, ये रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पर एरो के ऊपर हम लोगों ने लिखा है 340 ATM। ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर होगा तभी ये रिएक्शन होगी और हमारा जो है यहाँ पर CH3OH बनेगा, मेथनॉल बनेगा, मिथाइल अल्कोहल जिसे हम बोलते हैं। और ये जो है लिक्विड अवस्था में होगा, लिक्विड फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम देखें, आप लोग नॉर्मली पहले भी कई बार फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जो है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। हम लोग जानते हैं कि, और हम लोग भी, सभी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स अपने खाने के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। और पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होती है, पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है एनिमल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जल के साथ, जो जल जो अवशोषित कर लिया जाए जड़ों द्वारा, जो जड़ों से लिया जाता है, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। और यही ग्लूकोज जो है फ्रूट्स के फॉर्म में, फ्रूट्स में एज ए स्टोरेज यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट एसेंशियल क्या है कि यहाँ पर इस एरो के ऊपर हमने लिखा है सनलाइट और क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट होना पौधों में बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है। और सनलाइट नहीं है तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी हो तब भी ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमने एरो के ऊपर ये
नेसेसरी कंडीशंस जो है इस रिएक्शन की होने वाली वो हमने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। ये एक्वस है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और H2O ये बनता है बाद में, ठीक है। अब यानी हमें जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उनकी, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर भी हम स्मॉल g लिखेंगे। तो ये अवस्थाएं बताती हैं कि जो भी पदार्थ या जो भी कंपाउंड या यौगिक जो भी अभिक्रिया कर रहे हैं या जो नए पदार्थ बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट की अवस्था क्या है, किस स्टेट में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक नया एक्वस है, ठीक है। एक्वस मतलब जली घुली हुई अवस्था में, यानी वो पानी के साथ घुला हुआ है, यानी ग्लूकोज जो है यहाँ पर पानी के अंदर घुली हुई अवस्था में है, ठीक है। जैसे कि कोई सॉल्ट हम लेते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो वहाँ पे जो सॉल्ट है, सपोज हमने NaCl लिया, NaCl एक सॉल्ट है, NaCl को अगर हम पानी में डिज़ोल्व कर देंगे तो जब अभिक्रिया में हम उसे लिखेंगे NaCl एक्वस, ठीक है, AQ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पानी में इस NaCl को घोला है। जब तक हम इसे पानी में नहीं घोलेंगे सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है अलग नहीं होंगे, रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ यौगिकों के लिए होना ज़रूरी होता है कि कुछ कंपाउंड्स तभी रिएक्शन करते हैं जब उन्हें हम जल में घोलते हैं या उन्हें, और इसी अवस्था को हम एक्वस बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपस में और रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके। और टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारे 5 टाइप ऑफ रिएक्शन आती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट है और रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले फर्स्ट पर आते हैं। जो पहली रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन का मतलब है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना, जोड़ना। अब यहाँ पर देखिए आप ये दो मैंने लिए कंपाउंड, कोई भी A और B, जब ये जुड़े, प्लस का साइन मतलब ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, जुड़कर कोई ऐसा नया कंपाउंड बना रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों हैं और ये एक नया कंपाउंड है। तो ये क्या हुआ, ये आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद इन्होंने एक नया कंपाउंड, एक नया यौगिक बनाया। इसी तरीके की अभिक्रिया जिसमें हो रही होंगी उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन कर रहे हैं, संयोजन मीन जोड़ना, ठीक है। तो सबसे सरल इसका जो उदाहरण है वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम हम लोगों ने देखा है, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सेम अगर हम किसी कार्बनिक पदार्थ को, जैसे पेपर को या किसी भी लकड़ी को, किसी चीज़ को भी अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसमें से एक। तो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। तो ये भी एक टाइप की क्या है, कार्बन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जो किताब में दी हुई आपकी पहली रिएक्शन दी है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब आप याद करिए कि आपने घर में कई बार सफ़ेदी कराई होगी, तो आपने देखा होगा कि जो सफ़ेदी वाला है वो पानी में जो है चूने को घोलता है, और जैसे ही वो चूने को घोलता है वो पानी बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, उसे अच्छे से वो घोलता है। तो वो जो चूना है, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला है क्विकलाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड, इंग्लिश में हम क्विकलाइम बोलते हैं। सॉलिड है ये, ठीक है, पाउडर फॉर्म में जब हम लाते हैं, पाउडर फॉर्म में बना के उसे पानी में जैसे ही हम घोलते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम या बुझा हुआ चूना। पानी में मिलने से पहले ये बिना बुझा हुआ था, अब बुझा हुआ चूना है। और इसके साथ बहुत सारी हीट, बहुत सारी ऊष्मा जो है बाहर आती है, ठीक है, बहुत गर्म हो जाता है वो पानी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब सफ़ेदी वाला क्या करता है कि जब वो उसके ठंडा होने के बाद या नॉर्मल होने के बाद उसको वो जब दीवार पर उसे करता है तो 1 2 3 दिन बाद सूखने के बाद जो है आपकी दीवार बिल्कुल चमक जाती है। क्यों चमक जाती है, उसका कारण है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो स्लेट लाइम बना पानी में घोलने के बाद, ये वायु में, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है और जुड़कर कंबाइन कर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो सफ़ेद रंग का बिल्कुल चमचमाता हुआ आपकी दीवारों को एकदम आपकी दीवारें चमक जाती हैं, ठीक है। तो वो क्यों चमक रही है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो रिएक्ट कर गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रक्रिया में लगभग 2 या 3 दिन का समय लगता है सूखने के बाद, और जो जल है वो अलग हो जाता है, वो तो वेपराइज हो जाएगा, सूख जाएगा जब हवा के साथ
ठीक है। जो लिक्विड वाला जल है वो गर्मी के साथ धीरे धीरे जब हवा लगेगी दीवार पे तो वो सूख जाता है और हमारी दीवार पे केवल क्या रह जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको मालूम होगा कि मार्बल का भी जो फार्मूला होता है वो यही होता है, CaCO3, ठीक है। तो अब आप देखा कि इस रिएक्शन में जब हमने इसको मिलाया है कैल्शियम ऑक्साइड को, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी ऊष्मा निकली। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है या हीट इज रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, या हिंदी में उन्हें बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, ठीक है, जिसमें से ऊष्मा बाहर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण है जो हम लोग रोज़मर्रा की हमारी लाइफ में होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोगों को, आप लोगों को मालूम है कि हमें काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? हम जो भोजन करते हैं, जो भोजन हम करते हैं वो डाइजेस्ट होता है और अलग अलग पदार्थ, उससे अलग अलग भोजन के अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, सभी मिनरल्स वगैरह सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मेजर इसमें जो हमारा एनर्जी की गिविंग है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, या इन्हीं अन्य पदार्थों में ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाता है। और जब ये हमारी कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचता है, तो वहाँ जो ब्लड से ऑक्सीजन आ रही है, उस ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ती है और एनर्जी बनाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन जो है हमारा, अगर हम इसे बोलें, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी जो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही है। आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में एक बार पढ़ के रखिएगा, मैं नोट्स आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए जिन लोगों ने, और जो भी बच्चे हैं ग्रुप पर, वो सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा कि जो भी कार्य आपको किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस का, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, जिसका भी आपको मिल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, उसे निरंतर रूप से करते रहें, क्योंकि ये जो समय है हम इस समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम हालांकि लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों में हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, आप लोग भी बाहर मत जाएं, लेकिन जितना हो सके अपनी किताबों को कुछ समय ज़रूर दें, ताकि जब स्कूल खुलें, जब आपका लॉकडाउन हट जाएगा, जब स्कूल खुलेंगे, तो आप लोग इस समय के जाने के कारण आपका नुकसान ना हो पढ़ाई का, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।